हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। ये है एपिसोड 30 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। ओके, शेयर वर्सेस डिबेंचर में हम आज किस किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे। हम ओनरशिप के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, रिटर्न के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, रीपेमेंट, वोटिंग राइट्स, रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू, सिक्योरिटी और कन्वर्टिबिलिटी को बेस बनाकर हम इन शेयर्स और डिबेंचर को कंपेयर करेंगे। ओके, इससे पहले डिबेंचर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इस एपिसोड पे गो थ्रू होने के पहले आप उसे जरूर एज अ रेफरेंस देखें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनरशिप, दोनों की ओनरशिप की क्या पोजीशन है। शेयर रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ द कंपनी, डिबेंचर रिप्रेजेंट करता है डेट, एक्नॉलेज करता है डेट को। कैसे? शेयर्स को इशू करने के टाइम पे उसे कोई चार्ज नहीं रखना पड़ता, एसेट को कोई एज अ सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, बट डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है। सो इसीलिए कहा जाता है कि शेयर जो है वो पार्ट है ओन्ड कैपिटल का, ओके, और डिबेंचर है पार्ट बोरोड कैपिटल का। ओके, सो इसीलिए डिबेंचर को एज ए डेट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन है रिटर्न के बेसिस पे। द रिटर्न ऑन शेयर इज नोन एज डिविडेंड। ओके, हम जब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो टाइम टू टाइम ऑन अ प्रॉफिट बेसिस जो मिलता है इन रिटर्न, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। पर डिबेंचर के केस में हमें डिविडेंड नहीं मिलता, डिबेंचर के केस में हमें इंटरेस्ट मिलता है। ओके, द रेट ऑफ रिटर्न में वैरी ऑन शेयर्स में वैरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट्स। मींस जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी वैसे वैसे हो सकता है कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही, उसके साथ में आपको जो डिविडेंड मिले वो भी एप्रिशिएटिंग और डेप्रिसिएटिंग, दोनों भी चांसेस है। क्यों? क्योंकि शेयर्स पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। कंपनी एज अ वॉलंटरी बेसिस वो डिसाइड करती है कि वो आपको डिविडेंड दे या ना दे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है। डिबेंचर के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स होता है। जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो, जब आप कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो उस एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन होता है कि इतने परसेंटेज डिबेंचर है। इनफैक्ट डिबेंचर इशू करने के टाइम पे उस डिबेंचर का नाम ही होता है 12% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, 18% डिबेंचर। ओके, सो ये प्रीफिक्स्ड होता है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को पहले ही बताना पड़ता है कि वो इस साल इतना डिविडेंड देगी। ओके, डिक्लेयर करना पड़ता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ओके, उसे ही कहते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट्स एंड इट इज टू बी पेड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। डिबेंचर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न करती है तो भी उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि कंपनी ने उधार लिया है, किससे? लेंडर से, हम और आप जैसे लोग जो डेट डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज रीपेमेंट। रीपेमेंट इन द सेंस, normally the number of shares is not returned during the lifetime of the company. It means शेयर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है कि हमने ये जो शेयर परचेस किया है वो 7 ईयर्स के बाद या 8 ईयर्स के बाद एक्सपायर कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, लाइफ टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया होता है, अनलेस एंड अनटिल आप उस शेयर को बेचना दो। ओके, तब तक वो आप शेयर आपके पास रहेंगे, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इशू किए जाते हैं, जैसे 7 साल। ओके, उसकी एक स्पेसिफिक एक्सपायरी होती है। उस एक्सपायरी के बाद डिबेंचर को आपने सुना होगा रिडीम करना पड़ता है। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिडीम। ओके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे डिबेंचर होते हैं जैसे रेडीमेबल डिबेंचर, इररेडीमेबल डिबेंचर, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वन इज शेयर के केस में इन 1998 एक अमेंडमेंट आया था, सेक्शन 77A और 77B का, बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके, जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, अपने ही शेयर को वो मार्केट से बायबैक कर सकती है। ओके, स्पेशली तब जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आर लेस देन इट्स बुक वैल्यू, एक प्रोविजन था। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस कंपनी लॉ के थ्रू, जो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम कंपनी लॉ की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी फॉर द टाइम बीइंग बायबैक ऑफ शेयर्स एक प्रोविजन था जिसके थ्रू शेयर्स में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो अपने ही शेयर को बायबैक कर सकती है। ये प्रोविजन दिया था कंपनी लॉ में। ओके, लेकिन डिबेंचर के केस में
स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। डिबेंचर के केस में स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अलॉट किया है, उसके बाद आपके पर्टिकुलर डिबेंचर को रिडीम करना पड़ेगा, उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज वोटिंग राइट्स। क्योंकि शेयर में इन्वेस्ट करने पे रिस्क ज्यादा होता है, इन्वेस्टर्स का जो रिस्क एपेटाइट है वो हाई होता है। डिबेंचर के केस में रिस्क इतना हाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलना है। सो उसी सेंस को ध्यान में रख करके वो कहते हैं ना कि हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न। सो उसी लॉजिक को ध्यान में रख करके शेयर में इन्वेस्ट करने वाला रिस्क लेता है, और जो रिस्क लेता है उसे हाई रिटर्न मिलता है और एक स्पेशल पावर मिलती है जिसको कहते हैं वोटिंग राइट्स। आप मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो, मैनेजमेंट के डिसीजंस को सेलेक्ट कर सकते हो, रिजोल्यूशन में वोटिंग दे सकते हो। कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है आपके नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, जितने आपने फ्रैक्शंस नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए हैं उस हिसाब से आपका वोटिंग राइट्स बनता है। 1 शेयर 1 वोट। ओके, लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका रिस्क लो है, आपका रिस्क एपेटाइट लो है, रेट ऑफ रिटर्न फिक्स है, तो कंपनी ये सोचती है कि क्योंकि आपने रिस्क लिया नहीं है तो आपको हम वोटिंग राइट क्यों दें। तो उस सेंस में डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू। शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68। वैसे तो 68 से लेके 70 ऑनवर्ड्स जितने भी सेक्शन हैं कंपनीज एक्ट 2013 में या फिर 1956 भी ले ले तो उसमें बायबैक ऑफ शेयर्स की बात की गई है। सेकेंड थिंग, स्वीट इक्विटी की बात की गई है, यानी कि शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो उसके पास ये प्रोविजन नहीं है कि वो अपने ही शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करे। जो मार्केट वैल्यू है आप उसी पे इशू कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप अपने शेयर को डिस्काउंट कर सकते हो। कब? फॉर एग्जाम्पल, हम इन डेप्थ नहीं बात करेंगे, ओके, लेकिन फॉर एग्जाम्पल स्वीट इक्विटी, जब कंपनी स्वीट इक्विटी इशू करती है तो उस सेंस में कुछ उनके एक्स्ट्रा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ इंप्लॉइज होते हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उस सेंस को कंसीडर में करके उनको डिस्काउंट रेट पे शेयर इशू किया जाता है। ओके, सो ये प्रोविजन शेयर के पास है, और किसी केस में वो शेयर डिस्काउंट नहीं कर सकता। और भी बहुत सारी कंडीशन होगी, हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे तब जब कंपनी लॉ की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, डिबेंचर इशू कर सकता है एट एनी रेट ऑफ डिस्काउंट, कोई प्रोविजन नहीं है उसका। ओके, वो फ्री है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड एट एनी चार्ज। ओके, यानी कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे कोई अपना एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता, उसे कोई चार्ज नहीं करना पड़ता कि हाँ अगर कल को कंपनी डूब जाती है तो मेरा ये पर्टिकुलर एसेट इस पर्टिकुलर शेयर के अगेंस्ट में मैं गिरवी रखने का वचन देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा होता है। आपने प्रीवियस एपिसोड भी देखा होगा तो उसमें ये बात कही गई थी कि डिबेंचर के और भी टाइप्स हैं। इन डिटेल हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे जिसमें सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर की बात की गई है। कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो चार्ज पे रखे जाते हैं एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी और एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, जो मैंने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था। ओके, डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड and carried a fixed or floating charge over the asset of the company. Floating charge in the sense market value. कल को अगर आपने कोई एसेट, कंपनी ने कोई एसेट गिरवी रखा है, लेकिन फ्यूचर में अगर उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, तो उस सेंस में लेंडर क्या करे? उस सेंस में वो ये कर सकता है कि वो मार्केट वैल्यू पे और भी जो कोई कंपनी के एसेट होंगे उस पर चार्ज क्रिएट कर सकता है। Okay, so debenture are generally secured and carry a fixed as well as floating charge. Okay, depends on the terms and condition at the time of issue of debenture. Okay, next one is convertibility. Shares cannot be converted into debenture. Okay, shares के पास ये provision नहीं होता कि इतने आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो आपने ओ माय गॉड आपके पास 5 साल से आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो इसके बाद आपका जो शेयर है वो डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन शेयर के पास नहीं होता, लेकिन डिबेंचर होल्डर के पास होता है। जब डिबेंचर इशू होता है तो ये देखना होता है कि किस टाइप का डिबेंचर है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अगर वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो उसमें ये मेंशन किया होगा कि इतनी नंबर ऑफ ईयर्स के बाद ये पर्टिकुलर डिबेंचर इतनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके, सो उसे कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। इन डेप्थ नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो इनफ फॉर द डे। आज के एपिसोड में हमने कंपेयर किया शेयर्स एंड डिबेंचर में। ओके, ये पार्ट 2 था डिबेंचर का, इश्यू ऑफ डिबेंचर के हमने पार्ट 3 बनाए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट एपिसोड में हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप फिनरबिस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड स्पेशली रिवाइज करते रहे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।